जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम शिवम तोमर है और मैं आप सभी का द फिट माइंड वीडियो क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज 10 जुलाई है और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि 10 जुलाई से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, तो ये पहला लेक्चर है और इसमें हम मैथ्स पढ़ेंगे थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको बतानी है। देखो, यहाँ यूट्यूब पर आपको रैंडम वीडियोज़ मिलेंगे, लेकिन अगर आप एसएससी के टारगेटेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, एसएससी के टारगेटेड बैच की तैयारी करना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस सिर्फ 3500 रुपये प्रति वर्ष है। 3500 रुपये पर ईयर है और ये 6-6 महीने का अंतराल पे 1 साल तक चलने वाला एक कोर्स है। ठीक है, 6-6 महीने का क्या सिस्टम है? 6-6 महीने का सिस्टम है कि पहले 3 महीने आपको सिर्फ मैथ्स और जीके पढ़ाई जाएगी, वो भी डे वाइज। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फर्स्ट 3 डेज आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, लास्ट 3 डेज थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को आपको जीके पढ़ाई जाएगी। राइट, फिर अगले 3 महीने आपको रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और इस प्रकार 6 महीनों में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 6 महीने आपको जो रिमेनिंग टॉपिक रह जाएंगे वो कंप्लीट कराए जाएंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा 1 साल का कोर्स है और इस 1 साल के कोर्स में आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप आराम से क्रैक कर दोगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने तो ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लिया है और हमारा उद्देश्य है बच्चों का एग्ज़ाम निकलवाना, तो इसलिए हम एक बेसिक टेस्ट रख रहे हैं 15 तारीख को, जिसमें हम आपका एक लेवल चेक करेंगे। ठीक है, कि आप कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हो, आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ताकि उसी हिसाब से हम लेक्चर रिकॉर्ड कर सके। ठीक है, तो बेसिक टेस्ट होगा 15 तारीख को, 15 जुलाई को। तो इस टेस्ट में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जो टेस्ट देना चाहता है, जो टेस्ट देने का इच्छुक है, वो मेरे नंबर पे मैसेज कर सकता है। ये मेरा नंबर है, यहाँ मैसेज कर सकता है जो भी इस टेस्ट को देने का इच्छुक है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। देखो, मेन सिलेबस होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट है मैथ्स, दूसरा है जीके, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, यहाँ आपको जो वीडियो मिलेगी उसकी जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। ठीक है, मैं ज़्यादातर चीज़ें लिखूंगा इंग्लिश में लेकिन एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, तो आप अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से, अपनी कंफर्ट के हिसाब से अपनी लैंग्वेज चुन सकते हो। ठीक है, एक बात और, नोटबुक साथ रखो। ठीक है, और नोट्स बनाओ, काफ़ी काम आएंगे जब आप पेपर के टाइम पे ये रिवीजन करने में काफ़ी काम आएंगे। राइट, तो नोट्स बनाओ और ये पहले सिलेबस लिखो, जो जो भी सिलेबस है। अब देखो, हम मैथ्स का डिटेल्ड सिलेबस समझ लेते हैं। मैथ्स को मैंने अलग अलग यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें पहली यूनिट है अर्थमेटिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंकगणित। तो अर्थमेटिक में टोटल 6 चैप्टर्स है, तो देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर है। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर है एचसीएफ एंड एलसीएम, लैसे मैसे। तीसरा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। चौथा चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी वर्ग और वर्गमूल। सिंप्लीफिकेशन का हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। राइट, पांचवा चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी घन और घनमूल। और छठा चैप्टर है फ्रैक्शंस। इन सारे चैप्टर को आप नोट कर सकते हो, और क्योंकि मैं इसी सिस्टम से पढ़ाऊंगा, इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको नंबर सिस्टम की वीडियोज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, फिर एचसीएफ एलसीएम के वीडियोज प्रोवाइड कराऊंगा, फिर सिंप्लीफिकेशन के प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज मैथ्स को कवर करेंगे। अगली यूनिट है हमारी यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में रेशो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। दूसरा चैप्टर है एवरेज, यानी औसत। तीसरा चैप्टर है परसेंटेज, यानी प्रतिशतता। चौथा चैप्टर है टाइम एंड वर्क, यानी समय और काम। और इसी से रिलेटेड अगला चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। अगला चैप्टर है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल और दूरी। और इसी चैप्टर से रिलेटेड अगला चैप्टर है ट्रेन एंड बोट, यानी नाव और रेलगाड़ी। राइट, अगला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। फिर लास्ट में हम ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एसआई और सीआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज, और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस प्रकार से टोटल ये जो 10 चैप्टर है ये यूनिटरी मेथड वाली यूनिट में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगली यूनिट है एडवांस मैथ्स की, और इसमें 3 ही चैप्टर है। पहला चैप्टर है एलजेब्रा। देखो, एसएससी इस
चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रही है अलजेब्रा से, तो यहाँ हम सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, अलजेब्रा को हिंदी में कहते हैं बीजगणित। और तीसरा चैप्टर है जियोमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। ठीक है, उसके बाद अगली यूनिट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका एक ही चैप्टर है जिसमें एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी क्षेत्रफल, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से, राइट। फिर अगली लास्ट यूनिट है स्टैट्स, जिसमें बार ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, बार ग्राफ चैप्टर होता है, पाई चार्ट होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, राइट। तो मैथ्स में इतना सब कुछ है। देखो, बिना प्रैक्टिस के आप मैथ्स में कभी स्कोर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, चैप्टर के कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ही करनी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप स्कोर करोगे, और जितना अच्छा स्कोर करोगे उतनी अच्छी रैंक मिलेगी। ठीक है, अब जीके की बात देख लेते हैं हम। अगला जो सब्जेक्ट है हमारा जीके है, और जीके में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड करंट अफेयर। तो यहाँ मैं आपको हिस्ट्री कराऊंगा, पॉलिटी कराऊंगा, जियोग्राफी कराऊंगा। इकोनॉमिक्स के इतने क्वेश्चंस आते नहीं है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं। साइंस में आपको कराऊंगा, लेकिन करंट अफेयर को आपको खुद अरेंज करना है। करंट अफेयर के मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा दूंगा, लेकिन करंट अफेयर टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इसीलिए करंट अफेयर का आपको खुद अरेंजमेंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है रीजनिंग। मैंने रीजनिंग को दो भाग में डिवाइड किया है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं नंबर सिस्टम, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो, नंबर सिस्टम का आज हम इस वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, और वो हम पढ़ेंगे अबाउट नंबर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अबाउट नंबर्स। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो और आप नंबर्स के बारे में नहीं जानते हो तो फिर मैथ्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, देखो, नंबर्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। दो नंबर होते हैं, एक तो होते हैं डेसिमल नंबर्स और दूसरे होते हैं बाइनरी नंबर्स। ठीक है, बाइनरी नंबर्स। देखो, स्पीड मेरी थोड़ी कमी रहेगी क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीरो हो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीरो हो, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, तो मैं आराम से पढ़ाऊँगा, स्पीड से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा। देखो, डेसिमल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। डेसिमल नंबर्स होते हैं जिस 0 से 9 तक जो नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी नंबर्स हमारे डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं। बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1। क्लियर है। जो हम मैथमेटिक्स में नंबर्स यूज करते हैं वे हम डेसिमल नंबर्स यूज करते हैं, और कंप्यूटर में जो नंबर्स यूज किए जाते हैं वे बाइनरी नंबर्स कहलाते हैं, 0 और 1 कहलाते हैं। तो 0 और 1 को कंप्यूटर के नंबर भी कहा जाता है। क्लियर है। अब हम इन नंबर्स को अच्छे से कैटेगराइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या, जिन नंबर्स को हम लोग काउंट करते हैं वे हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ज़्यादा बड़े से बड़ा नंबर, ये सारे नंबर्स हम काउंट करते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्लियर होगी बात। दूसरा है हमारा होल नंबर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर्स क्या कहते हैं हिंदी में, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या होती है पूर्ण संख्या। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड कर दे तो वो हमारे होल नंबर्स बन जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्या बताया मैंने, अगर नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड कर दे तो वे हमारे होल नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो दो नंबर्स याद हो गए आपको। नेक्स्ट है इंटीजर्स, हिंदी में जिसे कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक। तो क्या होते हैं पूर्णांक। देखो, पॉजिटिव नंबर थे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या थे, ये नेचुरल नंबर्स थे। इसमें 0 ऐड कर दिया तो होल नंबर्स बन गए। अब अगर इसमें नेगेटिव वाले नंबर्स भी ऐड कर दिए जाए, -2, -3 और इन्फिनिटी तक, तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। क्लियर होगी बात। फोर्थ टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर। अगला है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। देखो, इसमें एक वर्ड आ रहा है रेशो। रेशो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात का मतलब होता है
संख्याओं का बटे में होना, ठीक है। जैसे 3:2 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2। क्लियर। तो रेशनल नंबर वे नंबर होंगे जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि ये जो q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 0 से डिवाइड हो जाए। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 0 से डिवाइड हो जाए, यानी 0 से कोई संख्या डिवाइड नहीं होती। इसलिए इसने ये कहा कि जो भी संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी गई है उसमें हर मेरा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है 3/2, आपके सामने एग्जाम्पल है 1/5। तो ये सारे नंबर कैसे हैं? रेशनल नंबर है, याद होगी। नेक्स्ट है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अब ये इर्रेशनल नंबर क्या होता है? हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इनको अपनी नोटबुक में उतार भी लेना, ठीक है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर जैसे √2, जैसे √3, जैसे पाई, ये सभी नंबर्स इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्यों? √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.41416, इस तरीके से चलती जाती है, कभी रुकती नहीं है, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, इस तरीके से आगे चलती जाती है, कभी रुकती नहीं है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1416, कभी रुकती नहीं है, ये भी आगे ही चलती जाती है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा ये बनेगी कि यदि कोई संख्या दशमलव के बाद रुक भी नहीं रही हो, मतलब कटती ही जा रही हो, और दशमलव के बाद जो नंबर्स है वे रिपीट भी नहीं हो रहे हो। देखो ये सारे नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, 4 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया, फिर 6 आया, तो रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसे इसमें देखो दशमलव के बाद नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं और रुक भी नहीं रही है, कटते ही जा रहे हैं। ऐसे पाई की वैल्यू होती है 3.1416, दशमलव के बाद नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और रुक भी नहीं रहे हैं। तो परिभाषा इर्रेशनल नंबर की ये कहती है कि अगर दशमलव के बाद जो नंबर्स है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो वे सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब होता है रुकना और नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है नहीं रुकना, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जैसे 10/3 है, अगर मैं 3 से 10 को डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? 3.3333, ये रुकेगा ही नहीं, ये कटता ही जाएगा, है ना। तो क्या ये इर्रेशनल नंबर है? नहीं, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर क्यों है? एक तो ये p/q के रूप में लिखा गया है, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है, एक तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि रेशनल नंबर में दशमलव के बाद नंबर बार बार रिपीट होते हैं। देखो यहाँ पे नंबर बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर दशमलव के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हो तो वे आएंगे हमारे रेशनल नंबर में, और अगर रिपीट नहीं हो रहे हो तो वे आएंगे हमारे इर्रेशनल नंबर में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं रेशनल नंबर से और इर्रेशनल नंबर से, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यही आता है, जैसे 0.3 का बार ऐसे लगा हुआ क्वेश्चन आएगा, ये कहेगा कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। इस 3 बार का मतलब ही यही होता है कि ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, 3 इस प्रकार के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं ये बताऊंगा मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे, मैंने आपको क्या क्या बता दिया? एक तो नेचुरल नंबर मैंने आपको बता दिया, एक मैंने आपको होल नंबर्स बता दिया, एक मैंने आपको इंटीजर्स बता दिया, रेशनल नंबर बता दिया, फिर इरेशनल नंबर बता दिया, ठीक है। आपको याद भी हो गए ये। अब अगर मैं इन सारे नंबर्स को एक जगह कलेक्ट कर लूँ, सारे नंबर्स को एक जगह कलेक्ट कर लूँ, तो वो बन जाएगा हमारा रियल नंबर, जिसे हम कहेंगे हिंदी में वास्तविक संख्या। क्या बन जाएगा? रियल नंबर बन जाएंगे, जिसे हम हिंदी में कहेंगे वास्तविक संख्या, ठीक है। यानी रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को हम आम भाषा में ये कह सकते हैं कि धरती के सारे नंबर रियल नंबर होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ 1.2
तो 1.2 क्या है, 1.2 एक रियल नंबर है, ठीक है। वैसे 1.2 एक रेशनल नंबर भी है, क्योंकि 1.2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12/10, तो ये एक रेशनल नंबर भी है। तो क्या ये रियल नंबर भी है? हाँ, रेशनल नंबर रियल नंबर भी होते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, इन सभी को कलेक्ट कर लो, वो एक रियल नंबर बन जाएगा। तो 1.2 एक रियल नंबर है। क्या 5 रियल नंबर है? हाँ, 5 एक रियल नंबर है। क्या 5 एक रेशनल नंबर है? बताओ, क्या 5 एक रेशनल नंबर है? तो 5 एक रेशनल नंबर है। कैसे है? क्योंकि 5 को मैं 5/1 के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है, अंश बटे हर के रूप में लिख दिया मैंने, तो 5 मेरा एक रेशनल नंबर है। यहाँ बात आई समझ में? अब देखो, कई बार ये क्वेश्चन आते हैं 0.3 का बार, इसका मतलब क्या है? 3 बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं? देखो, ये 0.3 बार है, जितने नंबर पे ये डंडा लगा हुआ है, जितने नंबर पे ये बार लगा हुआ है, कितने नंबर पे लगा हुआ है? 1 नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो एक काम करो, इसे x के बराबर मान लो, अभी डिटेल में बताऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। इसे x के बराबर मान लो, 0.333 ऐसे मान लिया। दोनों साइड में 10 की मल्टीप्लाई कर दो, 10 की मल्टीप्लाई की तो इधर आ गया 10x, इधर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव इधर खिसक जाएगा, ये बनेगा 3.333 डॉट डॉट, है ना। ये हो गया 10x इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 + 0.3333, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10x इक्वल टू 3 + इसको मैंने x माना था, अब इस x को इधर ले आओ तो 9x इक्वल टू 3 हो गया, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/9 आ गई, ठीक है। बात आई समझ में? तो ये इसका आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जितने नंबर पे डंडा लग रहा है नीचे उतने ही 9 लिख दो, ये आंसर होगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे 2 नंबर पे डंडा लग रहा होता तो इसका आंसर हो जाता 35/99, ये इसका आंसर हो जाता। अब कर लोगे? कई बार ऐसे भी होता है कि 0.235 सिर्फ 35 पे बार है, 2 पे बार नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले इस 235 को लिखो, जिसके ऊपर डंडा नहीं है उसे घटा दो, ठीक है, और नीचे जिनके ऊपर डंडा है उन्हें 99 कर दो, और जिसके ऊपर डंडा नहीं है उसकी जगह पे 0 कर दो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 233/990, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप ये जो रिकरिंग, इनको रिकरिंग नंबर्स बोलते हैं, जो रिकरिंग नंबर्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको अब आप आसानी से कर सकते हो, आई थिंक, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार मैंने आपको बता दिया। यदि एक डंडा है तो क्या करना है, यदि 2 डंडे हैं तो क्या करने हैं, और यदि एक पे डंडा है एक पे नहीं है तो क्या करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। और किस तरीके के नंबर आते हैं रेशनल और इरेशनल से? ये पूछ लिया जाता है कि 2 नंबर के बीच में इरेशनल नंबर बताओ क्या होगा, या फिर 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर बताओ क्या होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहूँ 2 और 3 के बीच में बताओ कोई रेशनल नंबर, 2 और 3 के बीच में कोई रेशनल नंबर यानी कोई परिमेय संख्या बताओ क्या होगी, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, उसमें से आपको एक को सही बताना है। तो रेशनल नंबर बताने का तरीका, 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर बताने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि इन दोनों नंबर को जोड़ दो 2 + 3 और इनका आधा कर दो 5/2, यानी 2.5 रेशनल नंबर होगा 2 और 3 के बीच में, ठीक है भाई। 2.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 25/10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 5/2, तो बन गया ना ये एक रेशनल नंबर अंश बटे हर के रूप में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 नंबर के बीच में, मान के चलो 2 नंबर है, एक है ए एक है बी, इनके बीच में अगर मुझे रेशनल नंबर फाइंड करना है, ध्यान देना, रेशनल नंबर अगर फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला है a + b/2, दोनों नंबर को जोड़ दो और उसका आधा कर दो, बीच का रेशनल नंबर निकल आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि 2 नंबर के बीच में इरेशनल नंबर बताओ, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बताने का फॉर्मूला है √ab कर दो, √ab, ये इरेशनल नंबर बताने का फॉर्मूला है। तो ये
तो फॉर्मूले नोट कर लो और इन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस करके देखो, ठीक है। जैसे अगर मैं यही कहूँ कि 2 और 3 के बीच में ये बताओ इरेशनल नंबर बताओ कौन सा होगा, तो आप क्या करोगे, रूट करोगे, 2 × 3 करोगे, यानी √6 इन दोनों नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर होगा। बात आई समझ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखो हमने नंबर्स को कैटेगराइज कर लिया, अभी नंबर्स को थोड़ा और कैटेगराइज करते हैं, और इसमें अगला टाइप आता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जिनको हिंदी में कहते हैं सम संख्या। क्या होती है सम संख्या? ऐसी संख्या जो 2 से भाग हो जाए वो मेरी सम संख्या कहलाती है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2, इस सिंबल से लिख देता हूं मैं, डिवाइडेड बाई 2, यानी ऐसी संख्या जो 2 से भाग हो जाए वो मेरी सम संख्या कहलाएगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 14, 20, 24, ये सभी नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इसीलिए ये सारे सम संख्या है, इवन नंबर्स है, ठीक है। अगला है ओड नंबर्स। ओड नंबर्स को हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होगी? जो 2 से डिवाइड नहीं होती, ठीक है। कुछ बच्चे ये कहते हैं जो 3 से डिवाइड हो जाती है। ऐसा नहीं होता, 3 से डिवाइड होने का मतलब नहीं है 2 से डिवाइड नहीं होती, ठीक है। 2 से डिवाइड कौन कौन सी नहीं होती? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? विषम संख्या कहलाएंगी, ओड नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं हिंदी में, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या होती है अभाज्य संख्या? जो सिर्फ अपने आप से कटती हो या फिर 1 से कटती हो और किसी नंबर से नहीं कटती हो। तो अपने आप से और 1 से कटने वाली अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 और 27, ये सारे नंबर। यहाँ तक तो आपको कम से कम ध्यान रखना ही है, वैसे आगे भी होते हैं, बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, लेकिन ये तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको ध्यान रखना ही है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 एंड 27 याद रह जाएगी, अभाज्य संख्या कहते हैं इनको। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी संख्या है अभाज्य, जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है? तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है ये, जो सम भी होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, अब तो नहीं पूछा जाता। अब कैसे पूछा जाता है? अब ये पूछा जाता है कि बताओ, जैसे 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, जैसे 171, 163, 169, 141, इस तरीके से आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे और इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका एक तरीका है, इसका तरीका भी बताऊंगा। पहले आप ये ध्यान रखो प्राइम नंबर्स क्या होती है, जो अपने आप से कटती है या फिर 1 से कटती है। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। नाम से ही पता चल रहा होगा, भाज्य जो किसी संख्या से विभाजित हो सकती हो, जैसे 4। सबसे छोटी कंपोजिट संख्या जो कंपोजिट नंबर है वो 4 होती है, ये ध्यान रखना। 4 है, 6 है, 9 है, 10 है, 12 है। तो इस प्रकार की बहुत सारी संख्या है जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, इसलिए उनको कहते हैं भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। बात समझ आई? तो यहाँ हमने नंबर्स को कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। एक टॉपिक मैंने आपको ये बताया कि रेशनल और इरेशनल से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाती है, ये पूछा जाता है कि जो जीरो है, जीरो भाज्य जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे पता करते हैं हम? तो देखो अभी बताता हूँ। देखो 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला तो ये है कि अगर 2 इवन नंबर को जोड़ेंगे, 2 इवन नंबर को जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो भी एक इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि एक इवन नंबर और अगर एक ओड नंबर को जोड़ेंगे तो आंसर एक ओड नंबर ही आएगा। और तीसरा फॉर्मूला ये होता है कि अगर 2 ओड नंबर को जोड़ेंगे तो आंसर एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो
एक इवन नंबर यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2 लिया, दूसरा इवन नंबर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 4 लिया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 6 भी एक इवन नंबर होता है, ठीक है। एक इवन नंबर मैंने 2 लिया, एक ओड नंबर मैंने 3 लिया, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 एक ओड नंबर होता है, ठीक है। एक ओड नंबर मैंने 3 लिया, दूसरा ओड नंबर मैंने 5 लिया, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, जो कि एक इवन नंबर होता है। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं। अब इन 3 फॉर्मूले के बेसिस पर ही ये डिसाइड किया गया कि जो 0 है वो इवन नंबर है। 0 क्या है? 0 एक इवन नंबर है, 0 एक सम संख्या है, ठीक है। 0 एक सम संख्या है। कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ 2 की जगह पे 0 रखता, यहाँ अगर मैं 0 रखता और उसे 4 में जोड़ता तो आंसर कितना आता? 4 आता। 4 एक इवन नंबर है, यानी पहला फॉर्मूला तो सेटिस्फाई हो गया 0 के साथ में, ठीक है। लेकिन जब मैं दूसरे फॉर्मूले में ओड नंबर की जगह पे, ओड की जगह पे 0 रखता, ठीक है, तो आंसर कितना आता? 2 आता। 2 + 0 2 आता। लेकिन ये फॉर्मूला तो ये कहता है कि एक इवन और एक ओड को जोड़ने पे ओड नंबर आना चाहिए। तो 0 जब ओड नंबर हुआ तब ये दूसरा फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करा पाया। तो इसका मतलब ये है 0 एक सम संख्या है, 0 एक इवन नंबर है। तो 0 के बारे में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि 0 एक इवन नंबर है, और दूसरी ये 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना 0 नेगेटिव होता है। ना तो 0 पॉजिटिव होता है, ना 0 नेगेटिव होता है। ये 2 बातें आपको 0 के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दूंगा मैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटती है या फिर 1 से कटती हो, ठीक है। तो यहाँ प्राइम नंबर्स वाले में आपको एक तो कोड याद रखना है। कोड है 44 22 32 23 21। 44 22 32 23 21। 44 22 32 23 21। इस कोड को नोट कर लो, बार बार रिपीट करो, याद हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबरों का जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हो, इसी तरीके से इस कोड को भी ध्यान रखना है। क्या महत्व है इस कोड का? देखो, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि इतने से लेकर के इतने के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं? देखो, 1 से 100 तक के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है टोटल 25। कितनी होती है? टोटल 25 होती है, ठीक है। 1 से लेकर के 50 तक के बीच होती है 15, और 50 से 100 के बीच में होती है 10। कुल मिलाकर के कितनी होगी? 25 होगी, ठीक है। 1 से 50 15, 50 से 100 10 होगी, टोटल मिलाकर के 25 होगी, ठीक है। लेकिन इनसे हमारा काम नहीं चलता, काम चलेगा हमारा इस कोड से। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 20 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप कैसे बताओगे कितनी अभाज्य संख्या है? ये पूछ लिया जाए कि 20 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो तब ये कोड आपके काम आएगा। देखो, कोड का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है 1 से लेकर के 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 10 के बीच में, ठीक है। फिर 11 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 21 से 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 31 से 40 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 51 से 60 के बीच में, फिर 61 से 70 के बीच में, फिर 71 से 80 के बीच में, 81 से 90 के बीच में, ठीक है। गलती करती कहीं बीच में छोड़ दी मैंने कोई लाइन। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 90 से 100, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर ये कोड ध्यान रह गया तो आप क्वेश्चंस को कर जाओगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 20 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो देखो ज़रा, ये कितना था? ये 1 से 10 था और ये 10 से 20 था, तो इनको तो हटा दो। हमें तो 20 से 50 के बीच चाहिए। तो ये 20 से 30, फिर 31 से 40 और फिर 41 से 50, यानी इन नंबर्स को जोड़ दो। कितना हो गया? 3 2 5 2 7। तो आप आराम से बता दोगे कि इनके बीच में 7 अभाज्य संख्याएं है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ 1 से 40 के बीच तक बताओ कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप बता दोगे आराम से। 1 से 40 तक देखो, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 और 31 से 40। तो यहाँ तक जोड़ दो, 2 और 2 4, कितनी होगी? 12 होगी ना।
तो 1 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 12 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। तीसरा तरीका क्या है? कई बार इस तरीके क्वेश्चन दे देता है कि जैसे 171, 163, 169, 141, इनमें से बताओ कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो इसका तरीका ये है, इसका रूल ये है कि जितने भी ये नंबर्स दे रखे हैं इनके आसपास, इसके पास जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है उसको पकड़ो। ठीक है। तो देखो इसके पास एक नंबर होता है 169 जो कि स्क्वायर होता है 13 का, 13 का स्क्वायर होता है। एक ऐसे नंबर को पकड़ना है जो किसी का स्क्वायर हो, फुल स्क्वायर हो। ठीक है। अब देखो 169 आ रहा है, एक तो ये ऑप्शन तो कट ही गया हमारा। 141 12 का स्क्वायर होता है, 12 का होता है, 141 किसी का नहीं होता, 144 होता है, सॉरी। ठीक है। अच्छा, तो ये मैं क्या बता रहा था कि 169 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 से छोटी छोटी, 13 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी लिख लो। तो 13 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और फिर 13 है। अब इन सारी अभाज्य संख्याओं से इन नंबर्स को भाग दे करके देखो, जो भी संख्या कट जाएगी वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, जो संख्या नहीं कटेगी वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब इन्हें भाग देने का रूल ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 2 से भाग के क्या नियम है, 3 से भाग के क्या नियम है, 5 से भाग के क्या नियम है, 7 से भाग के क्या नियम है। ठीक है। अगर आप ऐसे भाग करोगे तो ऐसे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। यहाँ मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, अगर बड़ा सा एग्जाम्पल हो तो वहाँ पर आपको भाग करने में टाइम लग जाएगा। तो कल अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाज्यता के नियम। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है। सारे क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। यहाँ आपको आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा, नंबर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सब के बारे में पढ़ा, प्राइम नंबर। फिर क्वेश्चंस देखे कुछ कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्राइम नंबर के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। जीरो के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हमने एक टॉपिक यहाँ पे कवर किया है, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। राइट। तो देखो यहाँ पे आज मैं दिन में वीडियो शूट कर रहा हूँ, वैसे मैं रात में वीडियो शूट करता हूँ, तो इसी वजह से बाहर से आपको शोर आ रहा होगा, प्लीज़ उसे इग्नोर करने की कोशिश करना। दूसरी बात ये कि आपको इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये वाइट रीजन रहेगा जहाँ पे क्वेश्चन लिखे जाएंगे और बैकग्राउंड में मेरी आवाज़ आएगी। चेहरा मेरा नहीं दिखेगा क्योंकि चेहरा दिखने के लिए कैमरे वगैरह की ज़रूरत होती है और वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। ठीक है। पढ़ाया आपको अच्छे से जाएगा, इस बात की टेंशन मत लो। और अपने साथ मैं बार बार कह रहा हूँ नोटबुक लेकर के बैठो, सारी चीज़ें जितनी आपको पढ़ाई जाए उसे नोट करो। तो ये आज की पहली वीडियो थी, पहला जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो भी आप इसको कह सकते हो। और एक बात मैंने आपको बताई है कि एक बेसिक टेस्ट करवा रहे हैं हम 15 जुलाई को। 15 जुलाई को एक बेसिक टेस्ट होगा जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें चेक किया जाएगा कि आपका लेवल क्या है। ठीक है। आप कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हो, किस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो, ताकि हम उसी हिसाब से वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सके और बच्चे का रिव्यू कर सके, बच्चे को ग्रो कर सके, क्योंकि हमारा टारगेट है बच्चे का एग्जाम निकलवाना। ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि और कोचिंग सेंटर्स की तरह बस एक वीडियो लेक्चर तैयार किया और फिर इसी को पढ़ा दिया और फिर चाहे बच्चे पे आओ या मत आओ। ठीक है। हमारा टारगेट है एसएससी को क्रैक करना। ठीक है। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे हर एक बच्चे का हमें लेवल पता हो पहले। तो सभी को जो जो भी इंटरेस्टेड है वो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। कम से कम इसमें तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हो। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। कुछ बच्चों ने ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। तो सभी बच्चे साथ में रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। और यहाँ यूट्यूब पे आपको जो फ्री कंटेंट मिलेंगे वो डेली बेसिस पे नहीं मिलेंगे, वो रेंडमली आपको मिलेंगे। ठीक है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ मिलने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ कंटेंट नहीं मिलेगा, काफ़ी कंटेंट यहाँ मिलेगा। ठीक है। लेकिन वो सिस्टमेटिक वे में नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, कल के लिए तैयार रहना। ठीक है। एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और लाइक करो वीडियो को और कमेंट करके बताओ कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें एक बार फीडबैक के तौर पे कमेंट करके बता दो, जिससे कि मुझे एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको ट्रीट करना है। ठीक है। चलो, तो वीडियो में इतना ही,
थैंक यू।